शहर की सीमा पर दूर जहां से गांव शुरू होते, वहां जंगली लताओं से घिरा एक खंडहर था। उसके चारों तरफ नए बनते मकानों के बीच अभी भी हरे भरे खाली मैदान मिलते, जहां चरते मवेशियों के गले में बंधी मधुर घंटियों की आवाजें और सरसराते पुराने पेड़ों के झुरमुट में हजारों पक्षियों के चहचहाने का शोर सुनाई देता। शहर का धुआं धीरे धीरे गर्म मिट्टी की सुगंध पर कब्जा कर रहा था, मगर लुप्त होती हरियाली के अवशेष देखकर लगता जैसे कभी वहां कई खेत और बाग थे। घुटने तक ऊंची झाड़ियों के बीच से एक लंबा रास्ता, जो कुचली हुई घास से स्वतः बन गया था, खंडहर की ओर जाता। हालांकि थोड़ी दूरी पर बसे एक दो घरों में रहने वाले लोग कस्में खाते कि वहां कोई नहीं आता जाता। काई से सड़ते उस एक मंजिले मकान की तकरीबन आधा दर्जन खिड़कियां किसी कंकाल की खाली आंखों की तरह अंधेरी थी। बिना मरम्मत के दीवारें धूप और बारिश के थपेड़े खाकर ढह रही थी, और उनकी जर्जर सुराखों में तरह तरह के पेड़ उग आए थे। 4 दशक पहले खंडहर एक सामान्य घर था, जिसके अगल बगल सैकड़ों फूलों की महक और ग्रामीण इलाके जैसी शांति थी। एक लड़की जो पूरब की तरफ खुलती उसमें रेशमी पर्दे के पीछे बैठकर चाय सुड़कती। अम्मा मौसी सूर्योदय देखती। कभी वे सिलाई बुनाई करती दिखाई पड़ती, कभी चावल चुनती तो कभी सब्जियां काटती। ज्यादातर वे वहीं बैठी रहती। उनकी बाहर की दुनिया बस खिड़की तक सीमित कर रह गई थी। खिड़की ही उनका टेलीविजन और टेलीफोन, या यूं कहा जाए कि उनके मनोरंजन और संपर्क का साधन थी। वे सालों से अकेली थी। खिड़की के माध्यम से वो उधर से गुजरते किसी फेरे वाले को रोककर जरूरत का सामान खरीद लेती। कभी कभार कोई पड़ोसी खिड़की से हाल समाचार कह सुन लेता, और उनके कहने पर बाजार भी चला जाता। वो जानती थी कि लोग उनसे डरते, इसलिए वो किसी को अंदर आने का न्योता नहीं देती। डरने के बावजूद वो उनका काम कर देते, और सबों को लगता जैसे बिना कुछ कहे उनका झुका शरीर इतने के लिए ही आभार प्रकट करता। अम्मा मौसी से डरने की वजह विचित्र थी। ऐसी मान्यता थी कि उनका कहा सच हो जाता। गाहे बगाहे उनका कुछ अच्छा कहा भी सच हुआ होगा, मगर लोगों को सिर्फ बुरी बातें याद थी। जब वो छोटी थी, उसी वक्त से वे बातों बातों में कुछ अटपटा कह देती। जैसे अगर कोई बीमार हो तो उनके मुंह से निकल जाता कि कहीं वो मर न जाए, और फिर उस बेचारे की मौत निश्चित हो जाती। अगर तेज गर्मी में अम्मा मौसी ये कह दे कि इस साल तो बारिश नहीं होगी, तो सूखा पड़ जाता। केवल यमराज ही उनके नियंत्रण में नहीं थे, बल्कि इंद्र देवता भी अम्मा मौसी की इस बार खूब बारिश होगी कहने पर कुपित हो जाते और बाढ़ आ जाती। ये सब महज संयोग भी हो सकता था। सो बचपन में बड़े बुजुर्ग उन्हें सिखाते कि हमेशा शुभ बोलना चाहिए। फिर भी अम्मा मौसी अपने को रोक नहीं पाती। समय के साथ सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अम्मा मौसी की अजीब शक्ति का एहसास होने लगा। कुछ लोग समझते कि उन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता, इसलिए वो उनसे भविष्य की बातें पूछते। मगर अम्मा मौसी कोई भविष्य वक्ता नहीं थी। वे बस अनायास कुछ बोल देती, और उसका असर जहरीला होता। अम्मा मौसी के माता पिता मध्यम वर्गीय खाते पीते लोग थे। उनके पिता जानवरों के डॉक्टर थे, और आसपास के गांव में गायें भैंसों का इलाज कर ठीक ठाक कमा लेते। वो कई बार निर्धन ग्रामीणों को मुफ्त में भी दवाई देते। सो उनका बड़ा यश था। उनकी माँ बहुत बड़े
जमींदार खानदान की थी और वे स्वभाव से इतनी मीठी थी कि सभी उनका सम्मान करते। पति पत्नी को किसी बात की कमी नहीं थी, मगर दुख केवल यह था कि विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर अम्मा मौसी की माता जी अपने मायके गई और 6 महीने बाद लौटी। उनके साथ 2 साल की बच्ची थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी दूर के गरीब रिश्तेदार की बेटी थी। भले ही वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन उनके भाग्य में मां बनना लिखा था, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वो बच्ची का इतना लाड़ करती कि लोग वह प्रकरण भूल गए। अम्मा मौसी आम बच्चों की तरह बड़ी होने लगी। उनके मकान के इर्द गिर्द काफी बड़ा बगीचा था। अम्मा मौसी वही दौड़ती भागती तरह तरह के खेल खेलती, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें हम उम्र साथियों की जरूरत हुई। उनकी तलाश पास के ही एक मकान में पूरी हो गई। वहां भरा पूरा कई भाई बहनों का परिवार रहता और उसी में एक पायल नाम की लड़की थी, जो अम्मा मौसी से बस कुछ महीने बड़ी थी। दोनों बच्चियां पक्की सहेली बन गई। कुछ दूर बनी सरकारी पाठशाला में दोनों साथ साथ अपना टिन का बक्सा उठाए पढ़ने जाती और स्कूल से लौटने के बाद खा पीकर अम्मा मौसी फौरन पायल के घर चली जाती। अम्मा मौसी की माता जी को उनका हमेशा पायल के घर जाना पसंद नहीं आता, मगर वह समझती थी कि अम्मा मौसी का उत्तेजित बालमन 3 सदस्यों के छोटे से परिवार में अकेला महसूस करता। कभी कभी पायल भी अम्मा मौसी के घर आती और वहां पेड़ों की छायों में विलक्षण करतब दिखाती। पायल में कुछ नैसर्गिक गुण थे। उसकी देह नागिन की तरह छरहरी और लचकदार थी। वह सिर के बल बिना किसी सहारे के खड़ी हो जाती और हाथों के सहारे बंदर की तरह गुलाटी मारती। कलाबाजी करते हुए वह किसी नाजुक फरिश्ते की तरह उड़ती और बड़े पेचीदा पोज आसानी से बना लेती। उसकी शाही भंगिमा में ऐसा लगता जैसे सूरज के सातों रंग प्रतिबिंबित होकर टूट रहे हो। अम्मा मौसी तालियां बजाकर पायल का अद्भुत खेल देखती, मगर वह रोमांच कुछ देर के बाद नीरस हो जाता। पायल के घर उसकी 3 बहनों और एक भाई के अलावा दादा दादी बुआ और एक चाचा भी थे। कई और रिश्तेदार जो नजदीक रहते उनका आना जाना चलता रहता और देर शाम तक धमा चौकड़ी मची रहती। वहां की धूमधाम में किसी कलाबाजी की जरूरत न पड़ती और शाम सुखद संगीत की तरह गुजर जाता। एक शाम पायल के चाचा सभी बच्चों को बगल के गांव में लगे मेले में घुमाने ले गए। उस पलटन में पायल के साथ अम्मा मौसी भी मेला गई। तब उनकी उम्र तकरीबन 12-13 वर्ष की थी और दोनों इस बात से अनभिज्ञ थी कि वे तरुणावस्था की फूलों भरी दहलीज पर कांटों से घिरी थी। वे एक दूसरे का हाथ थामे धुंधली सी शानदार रोशनी में मंत्रमुग्ध घूमने लगी। गजब का नजारा था। चारों तरफ रंग बिरंगे बल्ब जल रहे थे और हंगामे में तेज संगीत बज रहा था। स्त्रियां खूबसूरत साड़ियां और आभूषण पहने बातचीत करती हुई सजी धजी दुकानों से लाल पीले साटिन के रिबन, गुलाबी जालीदार लैस, सफेद सीप के बटन, चमकीले चमड़े के बैग, मिट्टी के बर्तन और तरह तरह के सामान खरीद रही थी। एक दुकान पर मोतियों और मूंगों की मालाएं लटकी थी, तो दूसरी में चांदी के झुमके। उसके आगे सुनहरे कांच की चूड़ियां चमक रही थी। थोड़ा आगे रेशमी दुपट्टे लहरा रहे थे। 2 कदम की दूरी पर लाल नीली शीशियों में इत्र बिक रहा था। वहां से आगे बढ़ने पर हीरे जवाहरात से जगमगाते दर्पणों की दुकान थी। अम्मा मौसी को लग रहा था कि वे अलादीन की गुफा में भ्रमण कर रही थी। उनके पास कुछ पैसे थे, जिससे उन्होंने अपनी माँ के लिए पूजा का सामान जैसे चंदन की अगरबत्ती और तांबे का अगरबत्ती स्टैंड खरीदा।
पायल ने अपने लिए हरे लाल पत्थर जड़ी पायल खरीदी तो सबने उसका मजाक बनाया। वहां सिर्फ प्रसाधन का सामान ही नहीं बल्कि किस्म किस्म के पकवानों के ठेले भी लगे थे। हवा में पके दूध और गुड़ की रसीली खुशबू फैली थी। चाचा उन्हें एक शरबत के स्टॉल पर ले गए। दुकानदार ने मीनाकारी की गई बोतलों से भरे फालसाई द्रव्य को बड़े से ग्लास में मेवे और बर्फ के साथ मिलाकर परोसा। फिर वो एक तंबू में गए। उसके अंदर तो जैसे किसी परियों की कहानी का मनमोहक कालीन बिछा था। मोगरे की गंध से सराबों और हवा में ऊंचे ऊंचे लैंप शरबती रोशनी उड़ेल रहे थे। कोने कोने में नाचती हुई अप्सराओं के कटआउट लगे थे। उनकी पृष्ठभूमि में राक्षसों और दैत्यों के चटकीले चित्र थे। दर्शकों की भीड़ में आकर्षण का केंद्र सामने बना स्टेज था, जहां पीले प्रभामंडल में एक सुडौल अंगों वाली लावण्या दिलकश नृत्य कर रही थी। अतुलनीय प्रस्तुति थी उसकी। उसने मोरपंखी रंगों की झिलमिल करती पोशाक पहनी थी, जिसमें नीले पंख लगे थे। गदराई गोरी बाहों में जड़ाऊ कंगन चमक रहे थे। लंबे काले केशों में सितारों की बौछार थी और उसमें छुपे कानों में नीलम के झुमके टिमटिमा रहे थे। उसका पाउडर से पुता गोल चेहरा पसीने से दमक रहा था। चिकने गुलाबी गालों पर भी जैसे सलमा सितारों का छिड़काव था। स्वर्णिम प्रकाश की लहरों में तैरती हुई जब वह यहां से वहां फुदकती तो उसके पैर दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता मानो नीली परी चांदनी में स्वच्छंदता से उड़ रही हो। सम्मोहित दर्शक तालियां बजा रहे थे। दोनों सहेलियां भी हैरानी से उसका नाच देखती रही और अम्मा मौसी के मुंह से बस एक वाक्य निकला, पायल, ऐसा सुंदर मंच और कपड़े होते तो इससे बेहतर करतब तुम दिखा सकती थी। 2-4 दिनों बाद परियों का तमाशा खत्म हो गया और उसी दौरान पायल भी गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। सभी रिश्तेदारों ने पायल को पास के गांवों और शहरों में ढूंढा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। अम्बा मौसी डरी हुई थी, मगर वो अभी भी पायल के घर जाती। रास्ते भर वो इधर उधर देखती, कल्पना करती कि पत्तों के बीच कांपती रोशनी में डगमगाती पायल वापस आ गई है। लेकिन गांव की सड़क ही नहीं, पायल का घर भी जैसे उसके बिना सूना हो गया था। मन ही मन शायद उन्हें ईर्ष्या हो रही थी कि पायल उन्हें बिना बताए दुष्ट परी की तरह किसी स्वपन लोक में उड़ गई। वे कयास लगाती कि पायल ने ऐसा क्यों किया, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। वे एक दूसरे की प्रतिछाया थी। पायल जहां कहती, वे बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ती। इस तरह से वही पायल की मार्गदर्शक थी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पायल तमाशे वाली सुंदरी से भी ज्यादा खूबसूरत नाच दिखाने में सक्षम थी। वे पायल के घर वालों को बताना चाहती थी कि पायल अवश्य मेले के तमाशे वालों के साथ भाग गई थी, मगर हिम्मत नहीं होती। वहां सब परेशान थे और दिन भर बैठे मंत्रणा करते कि अब पायल को कहाँ ढूंढा जाए। संभवतः अम्बा मौसी ने पायल के रिश्तेदारों के बीच बैठकर रोते हुए अपनी पहली भविष्यवाणी की, पायल अब कभी वापस नहीं आएगी। फिर सभी को पायल की अंतरंग सहेली याद आई और कुछ कुरेदने के बाद अम्मा मौसी ने अपने अंदेशे की सारी वजह बता दी। उसके बाद तो जैसे अम्मा मौसी ने दुनिया पर और दुनिया ने उन पर विश्वास खो दिया। लोगों ने पहली बार ध्यान दिया कि अम्मा मौसी के स्वभाव में कुछ अस्वाभाविक था। शायद वे हमेशा से थोड़ी उज्जड़ और मनमोजी किस्म की थी। महिलाएं दबी जबान में इस विषय पर भी चर्चा करने लगी कि आखिर अम्मा मौसी की माता जी उन्हें कहाँ से उठा कर लाई थी। भूली बिसरी वह कहानी भी सभी को याद आ गई कि उन्हें गोद लिया गया था। उनके रहस्यमय अतीत में जरूर कुछ ऐसा था जो मेले के
असभ्य वातावरण में सक्रिय हो गया, या फिर वहां किसी जिन पिशाच ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। क्योंकि जब भी कोई अनहोनी होती, वे कोई ना कोई अपशगुन वाली बात करती, वो भी जैसे जानबूझकर ऐसे अवसरों को एक के बाद एक पकड़ रही थी। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह नकारात्मक हो गई थी। पायल के वाक्य ने बिना किसी चेतावनी के आए विध्वंस तूफान की तरह उनके भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। अम्मा मौसी के माता पिता ने उनका बाहर जाना बहुत कम कर दिया और 18 वर्ष पूरे होते ही उनकी शादी तय कर दी। लोगों ने सोचा होगा कि अम्मा मौसी जैसी लड़की के लिए ब्याह की कोई संभावना नहीं थी, मगर वो गलत थे। उनके माता पिता ने खूब सोच समझकर गरीब परिवार का घर जमाई ढूंढा था और बिना किसी विघ्न बाधा के शादी संपन्न हो गई। लड़के का नाम निशाकांत था और इसकी खूबसूरती झकझोरने वाली थी। ऊंचा कद, दूधिया रंग, आंख जैसी धधकती भूरी आंखें, लंबी गुलाबी गर्दन, नुकीली नाक, पतले लाल होठ और घुंघराले बाल। उसकी तुलना में साधारण नैन नक्श और दबे रंग की अम्मा मौसी स्वयं को नगण्य समझने लगी। शादी की रात ही उन्होंने अपनी माँ से कह दिया कि वह श्रेष्ठ प्राणी ज्यादा दिनों तक उनके साथ नहीं रहेगा। माँ ने डांट लगाई और समझाया कि अगर वो पूरी तरह अपने को समर्पित कर ले तो कोई पुरुष हाथ से नहीं निकल सकता। समर्पण के भाव तो उनके अंदर पहले से मौजूद थे। वो हमेशा से साधारण जीवन से अलग किसी अलौकिक दुनिया के नशे में डूबना चाहती थी और उन्होंने माताजी की व्यवहारिक सलाह पर भावुक तरीके से अमल किया। अम्मा मौसी दाम्पत्य जीवन की पेचीदगियों से अवगत नहीं थी। उन्होंने केवल प्रेम की नींव पर अपनी गृहस्थी स्थापित की, क्योंकि निशाकांत को देखकर उन्हें पहली नजर में ही घातक किस्म का प्रेम हो गया था। उनके पति को लेकर निष्ठा मार्मिक थी, जो जल्द ही हास्यप्रद लगने लगी। वह किसी पालतू जानवर की तरह निशाकांत के चक्कर काटती और उसे खुश करने की कोशिश में लगी रहती। भले ही साल पूरा होते होते उनका पति भी उनकी सबसे प्रिय सहेली की तरह उन्हें बिना कुछ बताए गायब हो गया, लेकिन उन अनमोल लम्हों में उन्होंने सच्चे प्रेम को दिल से महसूस किया। कोई शक्ति उनसे उस पवित्र अनुभूति को नहीं छीन सकती थी। वैसे भी कोई चीज हमेशा बेदाग नहीं रहती। जो नया है वो पुराना हो जाता, जो चमकदार है वो समय के साथ फीका पड़ जाता, लेकिन वही आपके पास कभी निष्कलंक अवस्था में था। कितने लोग ऐसा अनुभव ले पाते हैं। अम्मा मौसी के लिए इतना बहुत था कि जो समय उन्होंने संपूर्ण प्रेम में बिताया उससे उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रेम नामल बुलबुले के इंद्रधनुषी रंगों की सराहना की और फिर वह अपने स्वभाव के मुताबिक हवा में उड़ गया। फिर सालों बीत गए और अम्मा मौसी ने घर के बगीचे से बाहर कदम नहीं रखा। बगीचे को उन्होंने स्वर्ग के टुकड़े में बदल दिया। पाँव फटते वे खुरपी और हसुआ लेकर बागवानी में जुट जाती। पतले बालों को कसकर जोड़े में बांधे लाल पीले फूलों की प्रिंट वाली साड़ियों में घूमती हुई लकड़ी जैसी सीधी और दुबली अम्मा मौसी स्वयं भी कोई फूल का पेड़ लगती। जहां नजर दौड़ाओ वहां ढेरों किस्म के फूल थे। बेला, चमेली, गेंदा, मोतिया, गुलबहार, डेलिया, मौलश्री, रुक्मिनी, अडहुल, कामिनी और ना जाने क्या क्या। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद, हर रंग के गुलाबों की अलग अलग क्यारियां थीं। बगीचे के किनारे कनेर, हर्षश्रृंगार, गुलमोहर, रात रानी और अमलतास के पेड़ थे। उनके जुनून ने अपने आप व्यवसाय का रूप ले लिया।
बगीचा नर्सरी बन गया। लोग दूर दूर से आकर उनसे पौधे खरीदते थे। वे ग्राहकों से 2-4 शब्द से ज्यादा नहीं बोलते। बच्चों से उन्हें विशेष प्यार था। माता पिता के देहांत के बाद भी उन्होंने बगीचे के कुछ कोने में माँ के लगाए आम और लीची के पेड़ सहेज कर रखे थे। जो बच्चा उनके बगीचे में आता वो उसे फल और फूल से लाद देती। सब उन्हें अम्मा मौसी बुलाते और वे इसी नाम से मशहूर हो गई। हर शाम बगीचे में पानी देने के बाद वह निश्चल अपनी जमीन की सीमा पर बैठकर घर की तरफ आने वाली सड़क को एकटक देखती। धूसर शाम मेंढकों के टर्राने और मच्छरों की भनभनाहटों की आवाजों से गुजरती रहती। एक के बाद एक अनगिनत सितारे आसमान में छितरा जाते और चंद्रमा की रोशनी नीली भाप की तरह हवा में फैलती जाती। टहनियों और पत्तियों में चांद की किरणें पिघल कर टपकती हुई सी प्रतीत होती, जिसके बीच बैठी अम्मा मौसी सफेद धुएं से बनी कोई मुतहा आकृति लगती। बाहर रात विशाल अंधेरे में डूबने लगती तो वो धीरे से उठकर मंद रोशनी वाले मकान के भीतर चली जाती। ऐसी कितनी धूमिल शामें और नीरस दिन उन्होंने किसी धीमी सुलगती लकड़ी की तरह गुजार दिए। कभी किसी ने उत्साहवश पूछ ही लिया कि वह सड़क की तरफ क्या देखती थी, और वे अपनी प्रतीक्षा का राज छिपा नहीं सकी। वह जरूर वापस आएंगे। उनके होठों से लजाते हुए सदा सच निकला और रूठे गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। वो उस वक्त भी नहीं रोई थी जब उन्होंने किसी से सुना था कि उनके पति ने दूसरी औरत से ब्याह कर कहीं और घर बसा लिया। उन्होंने बस इतना सोचा था कि वह दुखद खबर मौत की भयानक खबर से बेहतर थी। वो मन ही मन खुद को सांत्वना दे सकती थी कि शायद उनकी निष्ठा पति को वापस ले आए, मगर उन्होंने ऐसी बात कभी अपने मुंह से नहीं कही थी और बस कहने की देर थी। उस शाम अम्मा मौसी शारीरिक थकान से चूर थी, फिर भी अन्य दिनों से अधिक आशावान थी। पिछले हफ्ते जब बिना किसी पूर्व योजना के उन्होंने इतनी गंभीर भविष्यवाणी की थी, तब वह शायद किसी अजनबी द्वारा व्यर्थ सवालों के छोटे से उकसावे से उत्तेजित होकर केवल अपने घाव सहला रही थी। उनसे कोई कुछ नहीं कहता, मगर वे जानती थी कि वो सभी के लिए एक दयनीय किरदार थी। कभी कभी लगता वे अपने दुख समेटे वहां क्यों करहाती पड़ी थी। उन्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता, मगर उससे क्या फर्क पड़ता। वो स्वतंत्र थी और अगर लोग उनसे दूर भागते तो उन्हें भी किसी की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर तक वह आंखें बंद किए बैठी रही। हवा खामोश और सुस्त थी, लेकिन पेड़ों पत्तों के बीच पर्याप्त फीकी रोशनी आ रही थी। मध्यम चांदनी में सबसे पहले अस्पष्ट कंधे दिखाई दिए, फिर गर्दन, लंबी बाहें और वही सुंदर आकृति जो कुछ शर्माती हुई सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। अम्मा मौसी हतप्रभ होकर खड़ी हो गई। वो उत्साह से कांप रही थी। क्या वह पल जिसके लिए वह न जाने कब से तरस रही थी सचमुच आ गया था? और वह पुरुष जिसने उन्हें इतना सताया, क्या अभी भी वांछनीय था? उसकी भ्रामक मुस्कान और अवर्णनीय रूप किसी मादक पेय जैसा था, और वियोग ने उसकी महिमा दोगुनी कर दी। उनका प्यार लौट आया था और उसके साथ उनकी अभिलाषाएं भी। वो बीते दिनों के संघर्ष को भुलाकर पुनः वर्तमान लालसा की गिरफ्त में आ गई। उसके पश्चात कुछ हफ्ते ऐसे गुजरे मानो वो निशाकांत से पहली बार मिली थी।
दिनों के बीच लगभग पाशविक अंतरंगता हो गई, जैसे वे उस लंबे समय की भरपाई कर रहे हो जो अलग अलग बिताया था। पहले की तुलना में सब कुछ रूमानी था, फिर भी उन्हें अक्सर अपने पति को लेकर विचित्र जिज्ञासा होती। निशाकांत का विलक्षण रूप कुछ पीला पड़ गया था, पीठ झुकी हुई थी और उसके इर्द गिर्द एक रहस्यमयी भाप रहती। अम्मा मौसी भले ही कोई बुद्धिजीवी नहीं थी, फिर भी उनकी कल्पना सशक्त थी। वो पति को चुपचाप गौर से देखकर सोचती कि उसकी शैतानी खुशबू, सर्द मुस्कान और दिशाहीन नजरों के पीछे क्या छुपा था। उसका स्पर्श बिल्कुल ठंडा प्रतीत होता और देवताओं जैसे मुखमंडल पर कुटिलता की छाया थी। कभी लगता कि निशाकांत जो दिखता उससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो अगले पल वह सामान्य से कुछ अलग लगता। परंतु उन मौन अंतरालों में वे सुनिश्चित नहीं कर पाती कि वास्तव में क्या अलग था। उसके लौट आने के बाद भी अम्मा मौसी देर शाम बगीचे में अकेली बैठकर सड़क निहारती। निशाकांत के आगमन की खुशी में उन्होंने उसके बिछुओं को भूलने की कोशिश की थी। पहले उसके जाने और फिर उसके लौटने, दोनों ही घटनाओं ने उन्हें धोखा दिया। निशाचर के कठोर आलिंगन और वहसी चुंबनों ने उसकी पीड़ा बढ़ा दी थी। जवानी में उसने प्यार से छला और अधेड़ अवस्था में वासना से। उसकी नियति में सिर्फ दुख था और वे जिससे प्रेम करती वही उन्हें विनाश की ओर ले जाता। यही सोचती वो बड़बड़ा रही थी और एक बार फिर गोधुली की परतों को चीरती हुई कोई मानवीय आकृति उभरने लगी। इस बार आगंतुक एक महिला थी। उसकी उम्र तकरीबन अम्मा मौसी जितनी रही होगी, मगर वह उनसे बेहतर स्थिति में थी। न उसके कोमल चेहरे पर कोई रेखा थी, न सफेद साड़ी पर कोई शिकन। उसका गोरा रंग गर्म अंधेरे में शीतलता बखेर रहा था। वह यकायक आकर अम्मा मौसी के समक्ष स्थिर खड़ी हो गई और इधर उधर नजरें घुमाने लगी, जैसे किसी को खोज रही हो। अम्मा मौसी कुछ कहती, उसके पहले ही वह दर्द से मीठी आवाज में बुदबुदाई, वे कहाँ हैं? कौन? अम्मा मौसी ने कहा, मेरे पति। अपरिचित स्त्री की बड़ी बड़ी आंखों से मोती झर रहे थे। पिछले महीने वो दूसरे शहर जा रहे थे। बस पलट गई और उसमें आग लग गई। सभी यात्रियों के साथ वो भी जल गए। सोचकर हमने तो क्रियाक्रम भी कर दिया, मगर किसी से सुना वो यहां है। वो बिलखने लगी। अम्मा मौसी ऐसे सकपकाई जैसे उन्हें किसी ने मुक्का मारा हो। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने अंधेरे घर की तरफ इशारा किया। महिला कुछ तोड़ती हुई सी उधर बढ़ी, तो अम्मा मौसी भी बिना सोचे समझे उसके पीछे घर के अंदर पहुंची। महिला यहां वहां हर कमरे में दौड़ रही थी, मगर निशाकांत का कोई पता नहीं था। उस महिला ने निशाकांत को जीते जी उनसे छीना था और अब उसकी उपस्थिति में निशाकांत की छाया को भी अम्बा मौसी की जिंदगी से खदेड़कर बाहर कर दिया। एक क्षण में जैसे उनकी उम्र 20 वर्ष अधिक हो गई। उन्हें देखकर ऐसे लगता कि वो केवल हड्डियों का ढांचा थी और उनके शरीर में आत्मा का वास नहीं था। उनके भयावह रूप को देखकर रूह कांप जाती। अम्मा मौसी फिर कभी अपने जतन से लगाए बगीचे तक भी नहीं गई। क्या पता शाम के धुंधलके में कौन आता जाता दिख जाए। वो बस महीनों तक खिड़की के पास बैठी एक एक कर सभी फूल फलों को नष्ट होता देखती रही। उनके एकाकी मगर चमत्कारिक जीवन में एक और चमत्कार होना बाकी था।
किसी फेरी वाले से अम्मा मौसी ने सौदा लिया था और उसने एक कागज में लपेटकर उन्हें संतरे बेचे थे। अम्मा मौसी जब कागज फूलों से अलग कर रही थी तब एक तस्वीर पर नजर पड़ी। वो कागज थामे कुछ देर खड़ी की खड़ी रह गई। तस्वीर नृत्य की मुद्रा में एक अभिनेत्री की थी, मगर अम्मा मौसी अभिनेत्री को नहीं बल्कि अभिनेत्री के पीछे श्रेणीबद्ध पंक्तियों में नाचती दूसरी नर्तकिया की झुंड में एक जानी पहचानी शक्ल को ध्यान से देख रही थी। सरसरी नजर में सभी पुते चेहरे एक जैसे लगते, मगर वो चेहरा अम्मा मौसी लाखों की भीड़ में भी पहचान लेती। श्वेत श्याम रोशनी की आधी अधूरी चमक में उसका साधारण रंग रूप निखर कर उभरा था। उसने सफेद पोशाक और जगमगाते आभूषण पहने थे। उम्र के असर के बावजूद उसकी उत्तेजक मुद्रा ऐसे थी मानो उसके लचकदार अंग हवा में पिघल रहे हो। अम्मा मौसी को लगा कि तस्वीर से निकलकर धुएं से बनी कोई प्रेत आत्मा उनका मजाक उड़ा रही थी। वह यकीनन पायल थी। खिड़की के पास बैठे बैठे ही न जाने कैसे अम्मा मौसी को दूर दूर की खबरें हो जाती। उन्होंने किसी की बातों से जान लिया था कि उनके छोटे से शहर में एक जानी मानी हस्ती आई हुई थी। वह फिल्मों में स्टंटमैन था और सालों बाद घर लौटा था। आजकल हर तरफ उसी की चर्चा थी। अम्मा मौसी उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई। पायल भी फिल्मों में काम कर रही थी, तो इसकी पूरी संभावना थी कि वे एक दूसरे से परिचित थे। जिस सहेली के गायब हो जाने से उनकी जिंदगी अभिशापित हो गई, अगर वे उसका पता लगा सके तो उनके निरर्थक भविष्य को एक उद्देश्य मिल जाए। वो सालों से घर से बाहर नहीं निकली थी और ऐसा करने की हिम्मत जुटाने में कुछ दिन यूं ही बीत गए। मगर एक दिन उन्होंने उस व्यक्ति से मिलने को ठानी। अलमारी में पड़ी अपनी फटी पुरानी साड़ियों से चुनकर उन्होंने सबसे नई और चमकदार फूलों वाली साड़ी पहनी। जब वे शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक बार फिर उनके कदम ठिठक गए। अब वो पुरानी अम्मा की डरावनी और मुरझाई हुई छाया थी। जो भी हो, उन्होंने संकल्प लिया कि आज वो स्टंट वाले से जरूर मिलेगी। अगर उनकी इच्छा से पति का दिवंगत शरीर जीवंत हो सकता था तो क्या वो अपनी जीवित सहेली नहीं ढूंढ सकती? डगमगाते कदमों से बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि पक्षियों और पेड़ों की निगाहें भी उन्हीं पर टिकी थी। वो सबको नजरअंदाज करती जब शहर में दाखिल हुई तो वहां की भीड़ और शोरगुल में सम्मिलित हो गई। सब जाने कहां भाग रहे थे और अम्मा मौसी से किसी को कोई मतलब ना था। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा। कुछ देर वह अपनी तलाश भुलाकर दुकानों मकानों और आम जीवन के शानदार तमाशे का आनंद लेने लगी। घूमते घामते उन्होंने स्टंटमैन का पता लगा ही लिया। वह एक दहती दुकान की खुली स्टर के सामने खड़ा न जाने क्या सोच रहा था। उसकी आंखें भी वीरान थीं। अम्मा मौसी ने उनकी गहराइयों में कुछ ऐसा देखा जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। उसके बाल कंधे तक लंबे थे और उदासी के झोंकों में काले धागों की तरह लहरा रहे थे। अम्मा मौसी ने सोचा कि वह शख्स उन्हीं की तरह दुनिया से पलायन कर अकेला था और उन्हें उससे सहानुभूति थी। अचानक वह मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा और अम्मा मौसी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पास के पेड़ की ओट में छिप गई और वह आदमी आगे बढ़ गया। वो दिन भर उस आदमी का पीछा करती रही। वह यहाँ वहां भटक रहा था और जब भी वह उनकी तरफ देखता, अम्मा मौसी कभी सब्जियों की टोकरियों के पीछे तो कभी दुकान के सामानों की आड़ में खड़ी हो जाती। उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। वो बात शुरू कैसे करेंगी सोचकर ही संकोच होता। उन्हें उसकी भंगिमा से लग रहा था कि वह उनसे भयभीत था।
वो उसके पीछे चलती रही। सड़क पर गुजरते लोगों की बातचीत सुनते और टूटे दरवाजों को पार करते शाम होने लगी। अब वो वेश्याओं के मोहल्ले में था। बंद खिड़कियों के बाहर हारमोनियम, तबले और घुंघरूओं की विलाप करने की आवाजें आ रही थी। चिथड़ों में लिपटे बच्चे भीख मांग रहे थे। गंदे कुत्ते गटर में खाना ढूंढ रहे थे और रेहड़ी पर समोसे बिक रहे थे। वह आदमी नुक्कड़ की एक दुकान के पास खड़ा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में कई प्रश्न थे। यही मौका था। वह उनसे पीछा करने और छिपने से तंग आकर अब रूबरू होना चाहता था। एक संक्षिप्त मौन के बाद अम्मा मौसी आगे बढ़ी। पायल की तस्वीर वाला कागज उनके आंचल में बंधा था। आसमान में सूर्यास्त का बेजोड़ नजारा था, मगर उनकी चारों तरफ कचरा फैला था। दिन भर की लंबी दौड़ के बाद वे थकने लगी थी। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला। सूखे कंठ से कुछ शब्द बड़ी मुश्किल से निकले और उन्हें सुनते ही वह आदमी मानो पागल हो गया। दुनिया भर का खौफ उनकी नब्ज में उबड़ आया और वह मुड़कर भागने लगा। फुटपाथ पर जलती हुई लैंपों के गोल रोशन टुकड़े फैल रहे थे। उनके बीच दौड़ती हुई उसकी रूपरेखा मोम की तरह पिघल गई। पल भर में वह अम्मा मौसी की रिक्त आंखों से ओझल हो गया। अंधेरा बढ़ने लगा और लोग अपने घरों में धड़ाधड़ बिजली के स्विच ऑन करने लगे। पर्दों से छनकर आती कृत्रिम रोशनी ने सफेद कफन की तरह वातावरण को ढक लिया। अम्मा मौसी के भीतर अंधेरा छा गया। वो डूबती चेतना पर अपनी पकड़ नहीं बना सकी और फिसल कर गिर पड़ी।